गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्चुअल लॉजिकास। स्वागत है आप सभी का कंसेप्चुअल लॉजिकास यूट्यूब चैनल में, जहां आपको मिलता है डेली बहुत सारा कंसेप्चुअल वीडियो। ठीक है, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं अपने ओम के नियम। ठीक है बच्चों, चलो तो जैसे सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कुछ इस बात से कि अगर हमारे एग्जाम में आ गया 2 नंबर में कि ओम के नियम को लिखे, ठीक, तो ओम के नियम क्या है पहले उसको देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हमारा जो भी होता है ठीक है, ये हमारा ओम के नियम है। ठीक है, अब क्या ये कहता है आइए समझते हैं। सबसे पहले कहा, एक मिनट, सबसे पहले कहा किसी अचर ताप पर। ठीक, आपको इस अचर ताप का मतलब पहले समझना चाहिए। ताप मतलब होता है टेम्परेचर, ठीक, अचर माने होता है कांस्टेंट। जैसे देखो, हम एक ओम का नियम है ना, एक एक्सपेरिमेंट है। क्या मतलब, सुनो, जैसे हमारा कोई ये तो चालक पदार्थ है ना, चालक पदार्थ है, और मान लो हम जो अभी ओम के नियम के लिए जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, जो परीक्षण कर रहे हैं, वो किसी खास टेम्परेचर पे, मान लो यहाँ पर का, मान लो इस रूम में हम तार को रखे हुए हैं, तो इस रूम का टेम्परेचर हमेशा मान लो 10 डिग्री, चाहे कोई भी एक खास टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक, तो वही कहता है किसी अचर ताप पर। ठीक है, अचर मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर। आया बात समझ में? चालक पदार्थ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान, ये हमारा चालक पदार्थ है। जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा पहुंचे उसे चालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो किसी चालक पदार्थ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान मतलब इसमें जो हमारा करंट फ्लो करेगा उसका जो मान होगा, वह क्या उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होगा। ठीक है, उसके सिरों के बीच मतलब इसके छोर पर है ना, इसके छोर पर जो आप विभवांतर डालेंगे, 5 वोल्ट डालेंगे, 10 वोल्ट डालेंगे, 15 वोल्ट डालेंगे, इसके समानुपाती होगा। ठीक, समानुपाती का क्या मतलब होता है? देखो, समानुपाती का मतलब होता है समान अनुपात में। समानुपाती का मतलब क्या होता है बच्चों? समान अनुपात में। इसका क्या मतलब होता है आइए समझते हैं। जैसे देखो, समान अनुपात में क्या मतलब कि जैसे अगर मान लो यहाँ पे 10 वोल्ट अगर आप विभवांतर अप्लाई किए, तो मान लो 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है इसमें से, तो आप जब इसको 20 वोल्ट कर दोगे ना, मतलब आप देखो, मतलब क्या, ये 10 वोल्ट से आप 20 वोल्ट कर दिए, मतलब दोगुना कर दिए, तो आपका जो विद्युत धारा का मान भी होगा ना, वह उसी अनुपात में, मतलब दुगुना तो विद्युत धारा का मान भी दुगुना, इसका मान तिगुना तो इसका भी मान तिगुना हो जाएगा। यही हमारा ओम का नियम कहता है। ठीक है, समान अनुपात में होगा। ठीक है, तो अगर ये 20 वोल्ट हो गया तो ये 20 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, और हमेशा कंडीशन क्या दिया है? किसी अचर ताप पर हमेशा टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। बोलो आप लोग को अब ओम के नियम समझ में आ गया, इसका कथन समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते अपने सत्यापन की ओर। ठीक है, चलो चले, ठीक है, आगे हम लोग अब करें। चलो अब ओम के नियम को सिद्ध करते हैं। पहले हम लोग उसका नियम लिख दिए क्या है, अब इसका सत्यापन देखते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं ओम के नियम को, ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए हम क्या क्या लेते हैं? पहले हम लोग पिक्चर बना लेते हैं, इससे हमें ज़्यादा आसानी होती है। ठीक है, ये हमारा हो गया ऐसे, और ये हो गया, और ये हो गया। देखो, अब हम लोग पिक्चर बना लिए ना, अब बहुत आसानी से हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए हम एक ए मीटर, एक वोल्ट मीटर, हम एक ए मीटर, एक वोल्ट मीटर, एक
वोल्ट, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, सारा हम लोग को दिख रहा है ना। ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए हम एक ए मीटर, एक वोल्ट मीटर, ठीक है, ई ले लिए, एक चालक पदार्थ है ना, एक चालक पदार्थ। आपको ये पिक्चर केवल बनाने आना चाहिए, ठीक है। एक चालक पदार्थ और ई ले लिए, हाँ। इसके बाद प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध है ना, एक प्रतिरोध और क्या बच गया, और ये कुछ सेल है ना, कुछ सेल मतलब बैटरी है ना, कुछ सेल और ये स्विच, और एक स्विच को लेकर निम्नलिखित मतलब नीचे दिए गए है ना, निम्नलिखित मतलब नीचे दिए गए, लेकर निम्नलिखित चित्रानुसार मतलब इस चित्र के अनुसार संयोजित करते हैं। संयोजित मतलब जोड़ते हैं, संयोजित करते हैं, ठीक है, संयोजित करते हैं, ठीक। मतलब हमने क्या लिया, ए मीटर लिया, वोल्ट मीटर, प्रतिरोध, कुछ सेल और स्विच और एक चालक पदार्थ लेके हम लोग इस चित्र के अनुसार इसको संयोजित कर दिए, मतलब एक दूसरे से यहाँ ऐसे हम लोग जोड़ दिए, ठीक है बात। चलो, तो चित्रानुसार हम लोग क्या कर दिए, संयोजित कर दिए, ठीक है बात। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब चलो, अब पैराग्राफ चेंज कर दो, है ना, संयोजित कर दिए। अब यहां से पैराग्राफ चेंज कर दो। अब स्विच को है ना, अब स्विच को बंद करते हैं। यहाँ पे हम आपको एक बात समझाना चाहेंगे, इस स्विच को बंद करते हैं या खुलते हैं, ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, इस सब का मतलब क्या है, ठीक है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो ये चीज़ समझा देना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलो, इसको हम मिटाते हैं। स्विच का कुछ कंसेप्ट समझते हैं। देखो, स्विच हमारा दो तरह का, हम लोग स्विच को दो तरह से दिखाते हैं, एक ऐसे और एक हमारा, मतलब ये हमारा खुला स्विच है और ये अपना बंद स्विच है, ठीक है। देखो, एक तो स्विच ऐसे हो गया, एक स्विच ऐसे होता है, एक स्विच ऐसे होता है, ठीक है। इसका मतलब करंट प्रवाहित नहीं कर रहा है, इसका मतलब करंट प्रवाहित कर रहा है, इसका मतलब करंट प्रवाहित नहीं कर रहा है, इसका मतलब करंट प्रवाहित कर रहा है, ठीक है। देखो, एक होता है स्विच ऑन, एक होता है स्विच ऑफ, एक होता है स्विच खुला, एक होता है स्विच बंद, ठीक है। ये ऑन का मतलब करंट प्रवाहित कर रहा है, ऑफ का मतलब करंट प्रवाहित नहीं कर रहा है, खुला का मतलब करंट प्रवाहित नहीं कर रहा है। देखो, ये खुला स्विच है, मतलब ये बंद नहीं है, ये खुला स्विच है तो करंट प्रवाहित नहीं कर रहा है। ये बंद स्विच है तो बंद का मतलब करंट प्रवाहित कर रहा है। ये बात आप लोग को आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो वही लिखें, अब स्विच को बंद करते हैं, मतलब अब स्विच को बंद कर दिए, मतलब स्विच ऑन कर दिए, ठीक है। तो स्विच बंद कर दिए तो क्या होगा, अब एक मिनट, चित्रानुसार संयोजित करते हैं। अब स्विच को बंद करना ही, अब परिपथ में रुक जाओ, यहाँ पे एक चीज और अच्छे से लिखते हैं। अब परिपथ में एक सेल है ना, एक सेल को जोड़कर, मतलब एक बैटरी को जोड़कर, है ना, अब परिपथ में एक सेल को जोड़कर स्विच बंद करते हैं, ठीक है, स्विच बंद करते हैं। तो आप ही लोग बताओ बच्चों, जब हम लोग परिपथ में स्विच बंद कर देंगे तो क्या होगा, हमारा परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। विद्युत धारा को I से दर्शाते हैं, तो I हमारा क्या होगा, तो हमारा I इसमें बहने लगेगा, इसको जब बंद कर देंगे तो, ठीक है, ये हमारा बंद हो गया, ठीक है। अब परिपथ में एक सेल को जोड़कर क्या करते हैं, स्विच बंद करते हैं। क्लियर है बात। चलो, तो परिपथ में
विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है ना, प्रवाहित होने लगती है। तो परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है, प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, ठीक, इतना हो गया। अब परिपथ है ना, हमारा जो सर्किट है उसको हिंदी में परिपथ कहते हैं। अब परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा और चालक पदार्थ के सिरों मतलब क्या होता है बच्चों, छोर, अंतिम छोर। जैसे ये अगर चालक पदार्थ है तो इसका सिरा कौन हो गया, इसके और इसके, है ना, ये हमारा सिरा हो गया, है ना, छोर, अंतिम छोर। चालक पदार्थ के सिरों के बीच आरोपित है ना, आरोपित विभवांतर का मान है ना, क्रमशः अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, क्या चीज से, एमीमीटर चाहे एमीटर दोनों सेम बात है ना, मान क्रमशः एमीमीटर और वोल्टमीटर से ज्ञात करते हैं। ठीक है, मतलब जो भी आप स्विच बंद किए थे तो आपका सर्किट में करंट बह रहा था, तो सर्किट में कुछ ना कुछ करंट होगा, तो उसका मान आप लोग क्या चीज़ से ज्ञात करोगे, एमीमीटर से। एमीमीटर हमारा क्या नापता है, करंट, और वो उसके जो सिरे को भी जो आरोपित विभवांतर है वो आप किस चीज़ से मेजर करोगे, वोल्टमीटर से। ठीक है, वोल्टमीटर से। तो वही लिखे हम लोग कि प्रवाहित विद्युत धारा और चालक पदार्थ के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर का मान क्रमशः, क्रमशः का मतलब समझ में आता है ना, पहले विद्युत धारा तो पहले एमीमीटर, फिर आरोपित विभवांतर तो इसीलिए वोल्टमीटर, है ना, यही होता है क्रमशः, क्रम में। ठीक है ना, तो एमीमीटर और वोल्टमीटर से ज्ञात करते हैं। ठीक है, और ज्ञात करते हैं फिर क्या करते हैं, फिर ज्ञात करते हैं, फिर उसे सारणी बनाकर फिर उन्हें सारणी बनाकर नोट कर लेते हैं। ठीक है, आपका जो भी आपने उसका एमीमीटर में देखा कि अच्छा 5 एम्पियर करंट बह रहा है, वोल्टमीटर में देखा आपने 5 वोल्ट इस पे विभवांतर अप्लाई है ना, मतलब विभवांतर आरोपित है। ठीक, और उसको आपने अपने कॉपी में सारणी बनाकर लिख लिया। ठीक है, वही लिखे कि फिर उसे सारणी बनाकर नोट कर लेते हैं। ठीक है, सारणी बनाकर नोट कर लेते हैं। अब क्या लिखते हैं आगे, इसी प्रक्रिया को, है ना, ये जो अभी हम लोग जैसे जैसे किए, इसी प्रक्रिया को कुछ सेलों की संख्या बढ़ाकर, जैसे अभी एक सेल है तो उस पर जो आरोपित विभवांतर है, उस पर जो आरोपित करंट है उसको लिख लिए, फिर सेल की संख्या बढ़ाएं, मतलब एक सेल था तो आप 2 सेल कर दिए, फिर देखे कितना आरोपित विभवांतर, कितना करंट, फिर 3 कितना आरोपित, कितना करंट, इसी प्रकार करके कुछ सेलों की संख्या बढ़ाकर हमने हर एक स्थिति में परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान और आरोपित विभवांतर का मान हम लोग नोट कर लेते हैं अपने पुस्तक में। ठीक है, वही चीज को हम आगे लिखते हैं कि सारणी बनाकर नोट कर लेते हैं। ठीक है, पुनः इसी प्रक्रिया को है ना, इसी प्रक्रिया को सेलों की संख्या बढ़ाकर, मतलब बैटरी की संख्या को बढ़ाकर सेलों की संख्या को बढ़ाकर किया जाता है ना, इसी प्रक्रिया को सेलों की संख्या को बढ़ाकर किया जाता है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, सेलों की संख्या को बढ़ाकर हम लोग करते हैं। ठीक है,
ठीक है, सेलों की संख्या बढ़ाकर किया जाता है। और प्रत्येक स्थिति में विद्युत धारा और आरोपित विभवांतर का मान सारणी में लिख लिया जाता है। सारणी में लिख लिया जाता है। कोई दिक्कत बच्चों नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में है ना, यहाँ पे एक चीज और लिख लोगे कि चालक पदार्थ में, है ना, चालक पदार्थ में प्रवाहित विद्युत धारा, है ना, प्रवाहित विद्युत धारा और आरोपित विभवांतर का मान सारणी में लिख लिया जाता है। ठीक है, सारणी में क्या किया जाता है, लिख लिया जाता है। ठीक, मैंने क्या एक्सपेरिमेंट था आप लोग को समझ में आ गया है ना। तो हमने सेल की संख्या को बढ़ाकर जो भी विद्युत धारा का मान था, जो भी विभवांतर का मान था, हर एक स्थिति में हम लोग लिख लिए। कैसे लिख लिए, कुछ ऐसे, ये आपको लिखना नहीं है, हम आपको समझाते हैं। देखो, जैसे इधर लिखेंगे क्रम संख्या, है ना, मतलब एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, है ना। मान लो यहाँ पे हमारा क्या था, हमारा आई था, आई माने विद्युत धारा। मान लो यहाँ पे 10 एम्पियर, आई भी माने वोल्ट विभवांतर, मान लो 10 वोल्ट, 20 एम्पियर तब 20 वोल्ट, 30 एम्पियर तब 30 वोल्ट, है ना। तो हमारा जब सेल की संख्या को बढ़ा रहे हैं तो हमारा विद्युत धारा भी ऐसे बढ़ रहा है ना, लिख लिया जाता है। ठीक, फिर आगे लिखते हैं, लिख लिया जाता है, लिख लिया जाता है। ठीक, और पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि सारणी के मान को, है ना, सारणी के मान को, है ना, सारणी के मान को से अच्छा लिखेंगे सारणी में प्राप्त मान को, है ना, सारणी में प्राप्त मान को देखने से यह पता चलता है, देखने से यह पता चलता है कि सारणी में प्राप्त मान को देखने से यह पता चलता है कि चालक पदार्थ के आरोपित, मतलब चालक पदार्थ के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर का मान पदार्थ के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर का मान, है ना, आरोपित विभवांतर का मान दुगुना तिगुना करने पर, दुगुना और तिगुना, है ना, तिगुना करने पर, देखो भी का मान 10 से 20 किया और 10 से 30 किया तो विद्युत धारा का मान भी 10 से 20 और 10 से 30 हो गया, मतलब समान अनुपात में बढ़ा, है ना। तो वही लिखते हैं, आरोपित विभवांतर का मान दुगुना और तिगुना करने पर, है ना। आगे लिखते हैं यहाँ पे विद्युत धारा का मान भी, विद्युत धारा का मान भी क्रमशः, मतलब क्या कि अगर विभवांतर का मान दुगुना किए तो विद्युत धारा का मान भी दुगुना हो गया, और विद्युत विभवांतर का मान तिगुना किए तो विद्युत धारा का मान भी तिगुना हो गया। विद्युत धारा का मान भी क्रमशः दुगुना और तिगुना हो जाता है,
तिगुना हो जाता है। आया बात समझ में? ठीक, तो उसके बाद देखते हैं ठीक है, अब आगे लिखते हैं तिगुना हो जाता है। इतना तक बात समझ में आया? अब लिखते हैं सारणी में प्राप्त मान से, सारणी में प्राप्त मान को जब हम x अक्ष और y अक्ष पर रखकर, y अक्ष पर रखकर जब ग्राफ खींचते हैं, जब हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होता है कि ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होता है। तो बस लिख दिए सरल रेखा प्राप्त होता है। इससे यह सत्यापित होता है है ना। इससे यह सत्यापित होता है ना। उसके बाद ओम के नियम लिख देना। इससे यह सत्यापित होता है कि किसी अचर ताप पर, जो शुरू में लिखे थे कि किसी अचर ताप पर है ना, इससे यह सत्यापित होता है कि किसी अचर ताप पर चालक पदार्थ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान, चालक पदार्थ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान, चालक पदार्थ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। विद्युत धारा का मान उसके सिरों के, है ना, उसके सिरों के बीच, ऊपर लिखते हैं के बीच आरोपित, उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। सीधा समानुपाती होता है। क्लियर है बात? इससे यह सिद्ध होता है कि किसी अचर ताप पर चालक पदार्थ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। क्लियर है बात? देखो आप ऐसे कुछ ग्राफ खींचते हो, ठीक है। ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस, ये अपना ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पे लिखते हो विद्युत धारा एम्पियर में, ठीक है। और यहाँ पे आप ऐसे करके लिखते हो विभवांतर, है ना, वोल्ट में, ठीक है। यहाँ पे लिखते हो 10, यहाँ पे लिखते हो 20, यहाँ पे लिखते हो 30, यहाँ पे लिखते हो 40। फिर उसी प्रकार यहाँ पे लिखते हो 10, यहाँ पे लिखते हो, इसको तनका हटा के लिखना है ताकि ये सब अंदर लिख जाए, है ना। हमको लिखा गया तो कोई बात नहीं है। 10, 20, 30 और 40। अब देखो बच्चों, हुआ क्या, आपको एक सरल रेखा प्राप्त हुआ है कि नहीं। आपको एक क्या प्राप्त हुआ? सरल रेखा। इसका क्या मतलब देखो, जब आप इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर आपका जब विद्युत धारा का मान 10 है ना, तो आपका विभवांतर भी 10 है। यहाँ इस पॉइंट पर देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विद्युत धारा का मान अगर 20 है ना, तब विभवांतर भी 20 है। मतलब क्या, 10 से 20 हुआ तो इहो 10 से 20 हो गया, विभवांतर भी 20 हो गया। ये देखो 10 से 30 हुआ
तो हमारा विभवांतर भी 30 हो गया। ये देखो 10 से ये 40 हुआ तो हमारा विद्युत धारा का मान भी 40 हो गया, मतलब समान अनुपात में बढ़ रहा है। यही तो हमारा स्ट्रेट लाइन का खासियत होता है। आया बात समझ में? तो वही लिखते हैं कि हमारा जो सारणी का मान है उसको हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे रख कर जब हम एक ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि किसी अचर ताप पर हम सारा जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, टेम्परेचर तो हमेशा कांस्टेंट रख रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं ना कि 10 डिग्री एक समय टेम्परेचर था, एक समय खूब आग उग जला दिया 20 डिग्री टेम्परेचर कर दिया, ऐसा नहीं करना है, तब हम लोग फेल्स हो जाएगा, ठीक है ना। हमारा टेम्परेचर हमेशा उतना ही बना रहना चाहिए, तब ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो वही लिखते हैं किसी अचर ताप पर धारावाहिक मतलब चालक पदार्थ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। बोलो आया बात समझ में? तो यही था हमारा पूरा ओम्स लॉ। आया बात समझ में? लिखते हैं नीचे द एंड। अब एक चीज और देखो बच्चों, जो आपको ओम्स लॉ लिखे है ना, अतः यहाँ पे लिख देंगे अर्थात, उसके बाद भी आप ये लिख सकते हो अर्थात विद्युत धारा इज डायरेक्टली समानुपाती का चिन्ह होता है ना, विभवांतर। ये चीज यहां पे लिख देना, यहां पे लिखना सत्यापित हुआ, है ना, प्रूव्ड। ये नहीं लिखोगे तो चलोगा, है ना। अच्छा, ये जो चीज है ना वो एक जगह आपको और लिखना है। कहाँ पे? जब शुरू में आपको लिखे थे ना ओम के नियम कि किसी अचर ताप पे ये, उसके बाद आप ये लिख देना। क्लियर है बात? तो फिलहाल वीडियो हमको लगता है थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन खैर कोई बात नहीं। यही तो मेरे वीडियो का खासियत है कि वीडियो लंबा रहता है लेकिन कंसेप्ट पूरा रहता है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, लंबा है तो क्या हो गया, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।